आप लोगों ने यहाँ पर मेंस के जो क्वेश्चन है वो लिख करके सबमिट किए हैं। चलिए इनको रिव्यू करते हैं, जिससे सभी लोगों को हेल्प मिलेगी। जो लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का मेंस का पेपर देंगे या फिर भविष्य में देने वाले हैं या फिर अभी देने वाले हैं, तो सभी के लिए इसमें प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे और जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को लिखना चाहिए और क्वेश्चन को लिखते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन को लिखते समय सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसके की पॉइंट को समझें, यानी कि आपकी जो क्वेश्चन है वो क्या डिमांड कर रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सिस्टम पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ठीक से लिख नहीं पाऊंगा। ओके, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ता है क्वेश्चन की मांग क्या है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन की मांग। और क्वेश्चन की मांग कैसे समझ में आएगी? क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड होते हैं, अगर इन कीवर्ड को आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीतियों ने भारत में समाजवाद को समाप्त कर दिया है, टिप्पणी करें। तो इसमें देखिए आपको की पॉइंट देखने को मिलेंगे। एक की पॉइंट है नई आर्थिक नीति, ये अगर आपको पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। और दूसरा आपको पता होना चाहिए भारत में समाजवाद, यानी कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, तभी तो हमको पता चलेगा कि भारत में समाजवाद समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। और तीसरी चीज आपको यहाँ पर एक कीवर्ड देखने को मिलेगा, टिप्पणी करें। देखिए, क्वेश्चन जो डिमांड करता है वो आपसे पूछेगा टिप्पणी करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें, समालोचनात्मक परीक्षण करें, मूल्यांकन करें, वर्णन करें, इस तरह से। देखिए, जो ये शब्द होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, तो मैंने पहले ही एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना करके रखी है, आप लोगों को लाइव क्लासेस में बताए थे कि वहां पर उत्तर लेखन अभ्यास कैसे करें, वो वीडियोस आकर के देख लीजिए। उसमें मैं बताया था कि आलोचनात्मक परीक्षण करें, वर्णन करें, इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है। इन शब्द अगर पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो आपको किस डायरेक्शन में आंसर लिखना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन की मांग समझ गए तो आप सही डायरेक्शन में आंसर करेंगे, और अगर आप सही डायरेक्शन में आंसर करेंगे तो कम शब्दों में भी आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। और देखिए, क्वेश्चन की मांग समझने के बाद, कीवर्ड समझने के बाद, आपको एक फ्रेमवर्क बनाना होता है। मतलब आपको एक छोटा सा सिनॉप्सिस कहीं पे बना लेना है, तुरंत सिनॉप्सिस बनाएंगे, फिर आपको डिवाइड कर लेना कि अच्छा मुझे इस पैराग्राफ में आपको मुझे इतने शब्द लिखने, इसमें इतने लिखने, इतने लिखने। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। देखिए, मोबाइल पे मैं बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, सिस्टम में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन आप जब भी लिखें, हमें जो लाइव क्लासेस में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन हो जाएं। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए थे, मैंने उन पर वीडियो नहीं बनाई है। अब आप लोग जो भी क्वेश्चन लिख करके सेंड किया करेंगे, उन पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया करेंगे और आपको बताया करेंगे रिव्यू करके। और ये रिव्यू करने का मतलब इसमें बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन पूर्णतः गलत है। क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होता और कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता। हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ गुंजाइश होती है बेहतर करने की, तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर आप इसको और ज़्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ओपन माइंड होकर के देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा यहाँ पर। और आपको समझ में आएगा कि अगर एक बार आप क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से आंसर लिखा जाता है। देखिए, कोई भी आपको आंसर नहीं बता सकता कि 100% ये आंसर लिख दो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फ्रेमवर्क बताया जा सकता है। उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप अपने शब्दों का चयन करते हुए आप आंसर एक बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताता हूं और किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर एक्चुअली ये ऊपर नहीं जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हमने देखा नई आर्थिक नीति, तो आपको पता होना चाहिए नई आर्थिक नीति क्या है। तो 1990 के दशक के बाद, 1990 के दशक के बाद आपको देखने को मिलेगा भारत में आपको भूमंडलीकरण का दौर देखने को मिलेगा, उदारीकरण का दौर आया। अब इस उदारीकरण के दौर में एलपीजी जब हमारे यहाँ पर आया तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। प्राइवेटाइजेशन के कारण ही समाजवाद पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे, क्योंकि समाजवाद में क्या होता है, एक राज्य होता है वो एक कल्याणकारी राज्य होता है, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा मिलता है तो वो कल्याण की जगह लाभ पर काम करना प्रारंभ करता है। ओके, तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरह से डिवाइड करना है 4 भाग में, यानी कि क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है इस तरह से 4 भाग में या फिर 3
पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हैं या फिर 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है यहाँ पर नई आर्थिक नीतियाँ और साथ में भारत में किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है। ये आपको इंट्रो के रूप में या फिर भूमिका के रूप में आप ये पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं और आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भारत में आखिर किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया, कि भारत में सैद्धांतिक समाजवाद अपनाया गया या फिर उसके तत्वों को ग्रहण किया गया है, सिर्फ व्यावहारिक में उसको ग्रहण किया गया है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 25 से 50 वर्डों के अंदर इसको आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें आपको नई आर्थिक नीतियों के साथ में भारत में किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है। और इसमें आपको अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी जजमेंट आया है इससे रिलेटेड तो आप लोग कोटेशन उसको दे देंगे, वो जो भी मामला होगा उसके अनुसार आप बताएंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा इंप्रूव चांस हो जाएगा। और देखिए दूसरे में क्या लिखना है, दूसरे में आपको बताना है कि नई आर्थिक नीतियों के कारण हमारे यहाँ समाजवाद है वो कैसे समाप्त हो रहा है, ये तर्क बताने, किन तर्कों के आधार पर ऐसा बोला जा रहा है भाई। तो आपको दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है, लगभग में आप 50 से 60 शब्दों में लिख सकते हैं और आपको इसमें बताना होगा कि किन तर्कों के आधार पर लोग ऐसा बोल रहे हैं या फिर आलोचक ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में समाजवाद समाप्त हो गया है। ओके, तो वो तर्क आपको बताने हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय हमने बहुत सारे समझौते किए हैं, हमने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में सदस्यता ली है, जिस कारण आपको देखने को मिलेगा कि हमें सरकार को जो सब्सिडी है वो समाप्त करनी पड़ रही। तो एक वेलफेयर स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट है तो सब्सिडी समाप्त कर रहे हैं तो हमारे जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन के कारण, ये तर्क हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है आपको देखने को मिलेगा कि बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनी भारत में आ रही हैं, जिस कारण जैसे कि श्रमिक कानून हो गए, बहुत सारे सुरक्षा वाली जो चीज़ें होती हैं जो हमारे गरीब लोगों की सुरक्षा करती हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ने को आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जैसे निजीकरण जब बढ़ रहा है तो जो कंपनियां हैं वो वेलफेयर पे ना काम करके लाभ पर काम कर रही हैं, तो जितनी ज़्यादा निजी कंपनियां होंगी उतना शोषण बनने की संभावना आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन तर्कों के आधार पर बोला जा रहा है कि भारत में समाजवाद समाप्त होते चले जा रहा है। लेकिन तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, अपने तर्कों के साथ में आपको लिखना है कि भारत में समाजवाद समाप्त नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों, और बिना तर्क के ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलनी हैं। जैसे आपको बोलना है कि भारत में जो समाजवाद है वो आज भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि भारत में हमने सैद्धांतिक समाजवाद को शामिल नहीं किया, बल्कि हमने इसकी जगह पर इसके जो व्यावहारिक कारक थे उनको लिया है। जैसे इसका जो हमारे यहाँ समाजवाद है उसका उद्देश्य है समानता, शोषण विहीनता और जो वंचित वर्गों का कल्याण करना हमारे केंद्र बिंदु में है, ना कि संपत्ति का समाजीकरण करना। देखिए जो सैद्धांतिक होता है, समाजवाद का मतलब ही होता है कि संपत्ति का समाजीकरण कर दिया जाए। संपत्ति जो संसाधन होते हैं उस पर अधिकार समाज का होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है कि जैसे गरीबी को दूर करना समाजवाद का लक्ष्य देखने को मिलेगा, जो असमानता व्याप्त है समाज में उसको समाप्त करना है, शोषण ना हो, ये हमारे केंद्र बिंदु में देखने को मिलेगा। और तर्क आपको देना है कि 1990 के बाद भी बहुत सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं वो वेलफेयर के लिए आज भी चलाई जा रही हैं, हमारे यहाँ समाजवाद समाप्त नहीं हुआ। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी देना है, जैसे आयुष्मान भारत वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो वेलफेयर के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा टैक्सेशन आप देख सकते हैं जिसमें परिहार दिया जाता है कि जो जिसकी इनकम कम है वो टैक्स उसको छूट दी जाती है, जिस पर टैक्स जिसकी आय ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो कर व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं समाजवाद के सिद्धांत को ही फॉलो करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जो विकास की नीतियां हैं उसमें समावेशी विकास को शामिल किया गया, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ को आज भी सबका साथ सबका विकास गवर्नमेंट इसी सिद्धांत पर चल रही है। और कल्याणकारी राज्य में एक केंद्र बिंदु में आपको देखने को मिलेगा कि हर किसी का विकास होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताना है कि आज भी हमारे यहाँ जैसे कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया लेकिन नीति आयोग को प्रारंभ किया गया। नीति आयोग का भी यही उद्देश्य देखने को मिलेगा कि समाज का कैसे विकास किया जाए। ओके, तो भारत में आज भी वो सारी योजनाएं चल रही हैं जो कल्याणवाद को फॉलो करती हैं, समाज के जो निम्न तबके हैं उनके उत्थान की बात करती हैं और सबके साथ सब विकास की बात करती है। तो इस तरह से आपको तर्क देते हुए आंसर करना है। और चौथे में
देखिए ए भी आपको 50 से 60 शब्दों में, ए भी 50 से 60 शब्दों में, 80 शब्द हो जाए कोई बात नहीं, पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में। और चौथे में आपको निष्कर्ष देना है। क्या देना है? निष्कर्ष देना है। इस तरह से आपके 200 से 250 शब्द हो जाएंगे और ये आपका अप्रोच बिल्ड करेंगे और आप बहुत अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकते हैं और तर्कों के आधार पर आपको आंसर करना है। चलिए हम देखते हैं इन्होंने किस तरह से आंसर लिखा है। देखिए इन्होंने प्रैक्टिस की है, इन्होंने कोशिश की है, इनकी कोशिश ही क्या है, इनकी सफलता का परिणाम है। तो ये बिल्कुल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन इसमें आप कैसे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, कैसा भी लिखिए, घटिया से घटिया लिखिए, लेकिन लिखने का प्रयास करिए। हम आपसे बोलते हैं कि 30 दिनों तक आप जिस दिन लगातार क्वेश्चन लिखने लगेंगे, आपका जो 30वां क्वेश्चन होगा 30वें दिन का, वो पहले दिन से 30 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो कोई भी चीज़ क्या होती है, गलत नहीं होती और कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। मैं भी एब्सोल्यूट नहीं हूँ, मैं भी जो आपको बता रहा हूँ उससे भी बेहतर कोई बता सकता है, लेकिन एक सही डायरेक्शन होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस डायरेक्शन में आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स हैं वो अधिक से अधिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेंगे। ओके, 100% तो यूपीएससी नहीं देता है, आप लोगों को पता है। जो टॉपर्स होते हैं वो भी 54% भी रह जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आंसर नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोगों को मार्क्स कम मिलते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया समाजवाद से तात्पर्य, कि समाजवाद है वो भारत में किस तरह का समाजवाद है। एकदम बिल्कुल सही है। इन्होंने लिखा है कि भारत में समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक निकट है, जिसका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है। एकदम इन्होंने बहुत अच्छे से अच्छी बात बताई है। दूसरा देखिए इन्होंने डीएस नकारा बनाम भारत संघ का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिफाइन किया था समाजवाद भारत में किस प्रकार का समाजवाद है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह से पॉइंट फॉर्म में बताया है कि समाजवाद के क्या हमारे उद्देश्य हैं, भारत में आपको देखने को मिलेंगे किस तरह का समाजवाद है। तो ये क्वेश्चन जो आंसर है यहाँ तक तो बिल्कुल भी एकदम ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है अभी, तो देखिए आगे इन्होंने बताया है नई आर्थिक नीतियां। तो भारत में नई आर्थिक नीतियां 1990 के दशक में भारत सरकार के आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए निजीकरण की दिशा में, देखिए यहाँ पर ये इन्होंने कुछ लिख दिया है। ये देखिए इस तरह की आप मिस्टेक मत करिएगा। देखिए जब आप लोग लिखेंगे तो ये अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाता है। यहाँ पर ये शब्द है, कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर और कुछ शब्द होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो उन्होंने निजीकरण का फैसला किया। ओके, और इस समय जो सरकार थी, जैसे इन्होंने बताया पीवी नरसिम्हा राव, और भारत में जो प्रधानमंत्री उस समय थे वो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ओके, तो इन्होंने इस तरह से बताया। इसको अगर ना दें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें क्या होता है, लिमिटेड आंसर लिखना होता है। 1990 का दशक बता दिया, पर्याप्त है। ओके, तो देखिए हम लोग नीचे चलते हैं और इन्होंने यहाँ पर बताया है नई आर्थिक नीतियों के समाजवाद पर प्रभाव। तो देखिए नई आर्थिक नीतियाँ हैं, उसके कारण समाजवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने देखिए प्रभाव बताया, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। ओके, इन्होंने यहाँ पर बताया, इधर सकारात्मक प्रभाव बताए हैं और नकारात्मक प्रभाव बताए हैं। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बताया सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ये भी देखिए एकदम सही है, इस तरह से आपको बताने हैं सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस बारे में तर्क नहीं दिया है कि देखिए इन्होंने, देखिए यहाँ पर अब डायरेक्ट निष्कर्ष दे दिया, यहाँ पर इन्होंने निष्कर्ष दे दिया। देखिए 1 मिनट हमको दिखाते हैं। एक्चुअली ये वाला थोड़ा सा चलाने में प्रॉब्लम करता है। देखिए इन्होंने अब यहाँ पर निष्कर्ष दे दिया कि इस प्रकार नई आर्थिक नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीतियों ने समाजवाद को समाप्त नहीं किया। लेकिन कैसे नहीं किया है, मतलब इसमें आपने उदाहरण नहीं दिए, अपने तर्क नहीं दिए, वो तर्क आपको बताने पड़ेंगे। ओके, और किन आधारों पर बोला जा रहा है कि जो समाजवाद है वो समाप्त होता जा रहा है, तो उसके कुछ आपको एग्जाम्पल दे देने हैं कि इन इन आधारों पर ऐसा बोला जा रहा है। जैसे इन्होंने नकारात्मक में लिखा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो जैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो अस्पष्टता है, बल्कि ये चीज़ें ना हो करके यहाँ पर आपको दूसरे एग्जाम्पल देने थे जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, जो इस क्वेश्चन से रिलेशन रखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको जो आपका जो 50% क्वेश्चन था वो तो आपका एकदम सटीक था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भटकाव आया था। यहाँ पर आपको क्या करना था कि समाजवाद है वो समाप्त क्यों होता जा रहा है उसके बारे में आपको तर्क देने थे। और दूसरा जो तीसरा वाला पॉइंट था, मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट था, पहले वाले में तो आपने एकदम सही दिया था, फिर दूसरे वाले में क्या था,
तर्क दे करके आपको बताना था कि किस आधार पर बोला जा रहा है कि समाजवाद समाप्त होता चला जा रहा है। फिर जो तीसरा पॉइंट था, इसमें आपको तर्क देके बताना था कि भारत में समाजवाद समाप्त नहीं हो रहा है, और निष्कर्ष आपको देना था। ओके, तो देखिए निष्कर्ष आपने एकदम सही दिया है यहाँ पर कि नई आर्थिक नीतियों ने समाजवाद को समाप्त नहीं किया, तो निष्कर्ष आपका एकदम ठीक है। लेकिन आपका ए वाला पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा वीक कर दिया आपने, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। और जो एक क्वेश्चन आपने लिखा है, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है, और आपका जो क्वेश्चन है वो आप सही डायरेक्शन में एटलीस्ट लिखने का प्रयास किए हैं, और बहुत अच्छा आपका ये प्रयास रहा है। ओके, तो इसके लिए आपको एकदम 100% यहाँ पर देते हैं। यूपीएससी 100% नहीं देता है, लेकिन हम आपको 100% देते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर प्रयास किया है। ओके, इसी तरह से आप लोग भी प्रयास करते रहें, कभी भी डिमोटिवेट ना हो, हमेशा प्रयास जारी रखें, क्योंकि प्रयास ही क्या है, सफलता की कुंजी है। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर सेंड करते रहें। आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी हम मेंस के क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आप लोग को लिख करके सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे बैच में एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये में हम आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ A to Z प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग वहाँ पर आकर के अच्छे से हमारे क्लब पर सभी लोगों के साथ में सहयोग के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करिए। ओके।